वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2013 की द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी जॉर्डन बेलफोर्ट्स की जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शेयर मार्केट से अरबों रुपए कमाए, जिसके लिए उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया जिससे उन्हें कामयाबी तो मिल गई, पर उनकी जिंदगी में उनका सब कुछ छीन गया। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1987 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम जॉर्डन बेलफोर्ट को देखते हैं। वह एक मिडिल क्लास परिवार से था और वॉल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता था। उसका काम था लोगों को कॉल करके शेयर बेचना। उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं जिससे एक बटन दबाकर शेयर खरीदा या बेचा जा सके, बल्कि ब्रोकर को कॉल करके शेयर खरीदना या बेचना पड़ता था। जॉर्डन का बॉस मार्क हैना, जिसके अंदर वह काम सीख रहा था, वह ड्रग एडिक्ट था और जॉर्डन को भी खुद के जैसा जिंदगी जीने के लिए कहता था। मार्क हमेशा कहता था, क्लाइंट्स की नहीं बल्कि अपने आप को अमीर बनाने के बारे में सोचो। शेयर मार्केट की दुनिया में कागज पर दिखाओ कि तुम क्लाइंट्स को अमीर बना रहे हो, लेकिन असल में कमीशन लेकर तुम खुद अमीर बनो। और वो ये भी कहता था कि मार्केट चढ़े या गिरे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। ठीक हमारे ब्रोकरेज कंपनियों की तरह, जिन्हें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, बाकी क्लाइंट जाए भाड़ में, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। और कभी अपनी ऐप में गड़बड़ी करके कस्टमर का लाखों करोड़ों का लॉस करवा के बाद में इसे ग्लिच का नाम देकर निकल जाना। खैर, अब इस तरह जॉर्डन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 को उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस दिन पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। बहुत सारी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ और बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं। इस दिन को स्टॉक मार्केट के इतिहास में ब्लैक मंडे कहा जाता है। अब इसके कारण जॉर्डन की भी नौकरी चली जाती है और अब वह निराश होकर घर बैठा था। जॉर्डन अपना घर चलाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था। वो न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसकी वाइफ टेरेसा उसे बोलती है कि वो स्टॉक ब्रोकिंग का ही काम करे। जॉर्डन टेरेसा से कहता है कि मार्केट क्रैश हो गया है और इस वक्त स्टॉक ब्रोकर की किसी को जरूरत नहीं है। तभी टेरेसा उसे अखबार के एक छोटे से इश्तिहार को दिखाती है, जो कि एक छोटी सी ब्रोकरेज कंपनी का था। अगले दिन जॉर्डन वहां पर इंटरव्यू देने पहुंच गया। इंटरव्यू के दौरान जॉर्डन को पता चला कि यह एक बॉयलर रूम ब्रोकरेज फर्म है। बॉयलर रूम एक तरह का कॉल सेंटर होता है, जहां पर लोग कस्टमर्स को कॉल करते हैं और उन्हें झूठी पॉलिसी, झूठे वादे करके उनके पैसों को इन्वेस्ट कराते हैं। फिर उस पैसे को बेकार या नकली कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों को मोटा कमीशन मिलता है। जबकि पहले वाली नौकरी में जॉर्डन को सिर्फ 1% कमीशन मिलता था। वह वहां काम करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जॉर्डन अपनी बातों से उनको विश्वास दिलाता है कि वो उनकी कंपनी के लिए अच्छा कर सकता है और फिर उसे वहां पर जॉब मिल जाती है। जॉर्डन अपने बॉस की सिखाई हुई बातें और पुराने जॉब का एक्सपीरियंस सब कुछ यहां पर इंप्लीमेंट करता है और अपनी काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल करके वो कई लोगों का पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है। उसने पहले ही दिन एक क्लाइंट को फोन कर $6,000 के शेयर बेच डाले और $2,500 का कमीशन कमा लिया। अब अपनी शानदार बोलने की कला और तकनीक, जिसे देख वहां के सभी एम्प्लॉयज भी हैरान थे, उसी के बदौलत जॉर्डन वहां के सबसे ज्यादा कमाने वाले एम्प्लॉय बन जाता है। वह बहुत कम समय में खूब सारे पैसे कमाए और जल्दी ही एक महंगी स्पोर्ट्स कार भी खरीद ली। कुछ दिनों बाद जॉर्डन जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी उसकी मुलाकात डॉनी अजॉफ नाम के एक आदमी से हुई। वह जॉर्डन का पड़ोसी था और वह बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। वह जॉर्डन की कार की बहुत तारीफ करता है और साथ ही साथ उससे ये भी पूछता है कि वो काम क्या करता है और कैसे इतने कम समय में इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। तब जॉर्डन उसे बताता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता है, लेकिन डॉनी को विश्वास नहीं होता कि जॉर्डन स्टॉक ब्रोकिंग से इतने पैसे कमा लिए कि उसने इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब थी और ज्यादातर लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे। ऐसे में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाकर इतनी महंगी गाड़ी खरीद पाना नामुमकिन जैसा लगता था। फिर डॉनी पूछता है, अच्छा, इस काम से तुम कितना कमा लेते हो? जॉर्डन जवाब देता है, सही तो नहीं जानता, लेकिन पिछले महीने मैंने $62,000 कमाए थे। डॉनी इस पर हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अपना पिछले महीने का पे स्लिप दिखा दो तो मैं अभी अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा। जॉर्डन उसे अपना पे स्लिप दिखाता है और वाकई उसमें लिखा था कि उसने पिछले महीने $62,000 कमाए हैं।
ये देखकर डॉनी तुरंत अपनी कंपनी में कॉल करता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है। जॉर्डन भी अपनी नौकरी छोड़कर खुद की स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी खोलना चाहता था और इसके लिए उसे लोगों की जरूरत थी, इसलिए वह डॉनी को अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है। इसके बाद जॉर्डन और डॉनी एक छोटा सा गैराज किराए पर लेकर पार्टनरशिप में अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जॉर्डन अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी अपने फर्म में शामिल कर लेता है। अब एक शाम को जब ये सब के सब रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी बातों ही बातों में उनमें से एक कहता है, मैं किसी भी कस्टमर को कुछ भी बेच सकता हूं। ये सुनकर जॉर्डन उस आदमी को अपना पेन देता है और कहता है कि सेल मी दिस पेन, यानी ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ, जो कि इस मूवी का एक फेमस डायलॉग है। तब वह आदमी बहाना बनाने लगता है। फिर जॉर्डन वही पेन अपने दोस्त ब्रैड को देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे इस पेन को बेचकर दिखाओ। वो उसके हाथ से पेन ले लेता है और अगले पल जॉर्डन से कहता है, क्या मुझे नैपकिन पर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? तब जॉर्डन कहता है, लेकिन मेरे पास तो पेन ही नहीं है। तभी ब्रैड उसके सामने वही पेन रख देता है। इसका मतलब यह था कि अगर किसी ग्राहक को कुछ बेचना हो तो पहले उसे यह महसूस कराना होगा कि उसे उस चीज की जरूरत है। खैर, अब कुछ ही दिनों बाद जॉर्डन अपने इन सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू करता है, जिसका नाम था स्ट्रैटन ओकमोंट। जॉर्डन का तेज दिमाग और सेल्स टेक्निक से उसकी कंपनी बहुत ही कम समय में खूब सारा पैसा कमा लेती है। दरअसल इनके पैसे कमाने का मेन टेक्निक ये था कि ये एक तरफ तो अपने क्लाइंट्स को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदवाते हैं ताकि वो इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दे। फिर उन्हीं क्लाइंट्स को ये छोटी कंपनीज के शेयर्स खरीदवाते हैं जो सारे के सारे शेयर्स इनके पास होते हैं। ये अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि इन शेयर्स को खरीदने से फ्यूचर में उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकता है, और जो शेयर्स $10 का होता है वो उसी शेयर को अपने क्लाइंट को लगभग दुगनी कीमत पर बेचते हैं, जिससे इन्हें तो बहुत फायदा होता है, पर इनके क्लाइंट्स को पूरी तरह से नुकसान झेलना पड़ता है। और इस तरह के काम को शेयर मार्केट की भाषा में कहा जाता है पंप एंड डंप, यानी कि किसी को झूठ बोलकर मिसगाइड करके कम दामों के शेयर्स को ज्यादा पैसों में खरीदवा देना और पूरा प्रॉफिट खुद ले लेना, जो कि इलीगल है। और ऐसे ही उन्होंने बहुत ही कम समय में ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ वे सब लोग पैसा कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके क्लाइंट्स की कैपिटल पूरी तरह डूब रही थी। इसी तरह जॉर्डन की कंपनी ने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया कि जो ऑफिस एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ था, वह कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया, जहां अब एक साथ कई लोग काम करने लगे थे। अब जॉर्डन की कंपनी इतने कम समय में इतनी ज्यादा कमाई करने लगी थी कि धीरे धीरे सबकी नजरें उस पर टिकने लगी। इसी कारण फोर्ब्स नाम की एक बहुत ही फेमस बिजनेस मैगजीन में जॉर्डन का एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। हालांकि इस आर्टिकल में उसके बारे में कई नेगेटिव बातें भी लिखी गई थीं, फिर भी इतनी बड़ी मैगजीन में आर्टिकल छपने के बाद वह रातों रात मशहूर हो गया। इसके बाद हर दिन उसकी कंपनी में नौकरी के लिए हजारों लोग इंटरव्यू देने आने लगे, जिसके चलते सिर्फ 1 महीने में ही उसकी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी हो गई। लेकिन इस जबरदस्त सफलता के साथ साथ जॉर्डन को ड्रग्स और लड़कीबाजी का लत लग जाता है। अब वे लोग इतना पैसा कमाने लगे थे कि अक्सर वह अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ शानदार पार्टियां करता था, जहां हर तरह की नशा, मौज मस्ती और ऐशो आराम की चीजें मौजूद होती थीं। ऐसी ही एक पार्टी में जॉर्डन की मुलाकात नेओमी नाम की एक लड़की से होती है। पहली ही नजर में उसे नेओमी बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और जॉर्डन की पत्नी को इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से जॉर्डन और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। अब हर दिन जॉर्डन की कमाई और बढ़ती जा रही थी, जिसमें से ज्यादातर टैक्स से बचाए गए काले धन से होती थी। इसके अलावा जिस तरह से वह अपने क्लाइंट से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रहा था, वो भी पूरी तरह गैर कानूनी था। कुछ ही दिनों बाद जॉर्डन ने नाओमी से शादी कर ली। अपनी शादी में उसने भारी रकम खर्च की और साथ ही नाओमी को एक बेहद महंगी यॉट भी गिफ्ट की। वे दोनों रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत ही आलीशान और बड़ी हवेली खरीदते हैं, जहां उनके लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। शादी के बाद उनकी जिंदगी कुछ समय तक बहुत अच्छी बीती। जल्द ही उनकी एक बेटी भी होती है। लेकिन शादी के 18 महीने बाद जॉर्डन की लग्जरी और नशे में डूबी लाइफस्टाइल की वजह से नाओमी के साथ उसका झगड़ा होने लगा। इस सब के बीच जॉर्डन एक नया शेयर रजिस्टर करता है और अपनी उसी कंपनी की मदद से सिर्फ 3 घंटे में $22 मिलियन की कमाई कर लेता है। इसी के साथ उसकी कंपनी FBI की नजर में आ जाती है। अब FBI हर तरह से उसकी कंपनी की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। फिर एक दिन FBI के 2 ऑफिसर जॉर्डन से उसकी कंपनी को लेकर बात करने आते हैं।
शुरुआत में जॉर्डन उनसे अच्छे से बात करता है, लेकिन बाद में उन्हें पैसे का लालच देकर घूंस देने की कोशिश करता है। यह देखकर वो दोनों ऑफिसर्स गुस्से में वहां से चले जाते हैं और अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जॉर्डन किसी न किसी तरह गैर कानूनी तरीके से पैसे कमा रहा है। अब वह लोग उस पर और उसकी कंपनी पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगे। दूसरी तरफ अब अपनी ब्लैक मनी को बचाने के लिए जॉर्डन एक स्विस बैंक में खाता खोलने का फैसला करता है, जो वह नेओमी की आंटी के नाम पर खोलता है, जो एक ब्रिटिश सिटीजन थी। क्योंकि ये अकाउंट स्विट्जरलैंड में और एक ब्रिटिश नागरिक के नाम पर था, इसलिए अमेरिकी सरकार चाहकर भी इस खाते की जांच नहीं कर सकती थी। अब जॉर्डन ने अपना सारा काला धन नेओमी की आंटी के नाम के स्विस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इस तरह बहुत मुश्किल से अपना सारा काला धन FBI की पकड़ से बाहर ले गया। अब इसके कुछ ही दिनों बाद डॉनी और ब्रैड एक रेस्टोरेंट के सामने सड़क किनारे पैसों से भरे एक ब्रीफकेस को लेकर आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देखकर पुलिस उनकी ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर डॉनी किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन ब्रैड पैसों से भरी उस ब्रीफकेस के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब सड़क पर झगड़ा करने और अपने पास इतनी बड़ी मात्रा में गैर कानूनी पैसे रखने के कारण ब्रैड को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस घटना से डॉनी बुरी तरह डर गया था और अब वह इस बात को जॉर्डन से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन का ध्यान इस घटना से हटाने के लिए डॉनी उसे कुछ भारी मात्रा की ड्रग्स दे देता है और फिर दोनों जॉर्डन के घर में बैठकर मिलकर नशा करने लगते हैं। उसी समय जॉर्डन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे फोन करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन ध्यान रखना FBI ने तुम्हारे घर के सारे फोन टैप कर लिए हैं और वे तुम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए घर से बाहर निकलकर किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से मुझे कॉल करो। जॉर्डन उसकी बात मानता है और घर से निकलकर एक बूथ से कॉल करता है। इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है, आज सुबह शॉपिंग मॉल के सामने से तुम्हारे दोस्त ब्रैड को गिरफ्तार किया गया है। फिर वह गुस्से में कहता है, जो FBI ऑफिसर तुमसे मिलने आए थे, तुमने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश क्यों की? लेकिन जॉर्डन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी बातों में लड़खड़ाहट थी, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स ले ली थी और अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और किसी तरह रेंगते हुए अपनी कार तक पहुंचता है। इसी बीच उसकी पत्नी नायोमी का फोन आता है। वह जॉर्डन को जल्दी से घर आने को कहती है, क्योंकि डॉनी उनके घर के अंदर नशे में बेकाबू हो गया था और अब वो स्विस बैंक के एक व्यक्ति को फोन करके कुछ उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर जॉर्डन फोन में नायोमी और डॉनी दोनों को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि FBI उनके हर फोन कॉल को रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन ज्यादा नशा करने की वजह से वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वह किसी तरह धीरे धीरे गाड़ी चलाकर घर वापस आता है। घर पहुंचने के बाद वह डॉनी पर बहुत गुस्सा करता है और उससे इस बात पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि दोनों ही आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते और धीरे धीरे दोनों सो जाते हैं। सुबह जब जॉर्डन की नींद खुलती है तो वह देखता है उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। वे उसे बाहर लाकर पूछते हैं, क्या कल रात आप खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे? तभी जॉर्डन देखता है कि कल रात वह जिस गाड़ी को चलाकर घर आया था वह पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में बाहर खड़ी है। उसे समझ में आता है कि कल रात नशे में उसने कई जगहों पर एक्सीडेंट किया होगा, लेकिन इतनी नशे में होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वे ये साबित नहीं कर पाते कि गाड़ी जॉर्डन ही चला रहा था, इसलिए मजबूरी में उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। कुछ दिनों बाद ब्रैड को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। ब्रैड ने जेल में कभी भी अपने किसी दोस्त का नाम नहीं लिया था, इसलिए जॉर्डन और उसके बाकी दोस्त एक बार फिर FBI से बच निकलते हैं। लेकिन अब FBI लगातार जॉर्डन की कंपनी और उसकी निजी जिंदगी पर नजर रख रही थी। फिर एक दिन जॉर्डन का वकील उससे कहता है, FBI जिस तरह तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम बहुत जल्द पकड़ लिए जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम खुद ही पहले सरेंडर कर दो। मैं कुछ पैसे देकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा और तुम्हें 12 महीने के अंदर छुड़ा भी लूंगा। यह सुनकर पास में बैठे जॉर्डन के पिता कहते हैं, तुमने अब तक इतना पैसा कमा लिया है कि अब तुम अपने बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकते हो, इसलिए अब तुम कंपनी से इस्तीफा दो और पुलिस को सरेंडर कर दो। तुम्हारे दोस्त डॉनी और बाकी लोग मिलकर तुम्हारी कंपनी को संभाल लेंगे। थोड़ा सोचने के बाद जॉर्डन इस सलाह को मान लेता है। अगले दिन सुबह वह इस्तीफा देने के लिए अपनी कंपनी में पहुंचता है, जहां वह सभी कर्मचारियों के सामने एक भाषण देना शुरू करता है और फिर जॉर्डन सभी को बता रहा था कि कैसे उसने इस छोटी सी कंपनी को धीरे धीरे इतना बड़ा बना दिया। अब जब जॉर्डन इस कंपनी को छोड़ने वाला था
तो उसके साथ साथ कंपनी के सारे कर्मचारी भी बहुत भावुक हो गए थे। धीरे धीरे सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन काफी देर तक भाषण देने के बाद अचानक जॉर्डन फैसला कर लेता है कि वह ये कंपनी नहीं छोड़ेगा, वह आखिरी दम तक यहीं काम करता रहेगा। उसके इस फैसले से वहां मौजूद सभी कर्मचारी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब जॉर्डन ने तय किया कि वह कंपनी में ही रहेगा, तो उसने फिर से अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया। उसने अपने पुराने दोस्त ब्रैड को भी पार्टी में बुलाया, क्योंकि ब्रैड ने जेल में जॉर्डन का नाम नहीं लिया था, इसलिए जॉर्डन ने उसे कुछ पैसे देकर कंपनी में वापस बुलाना चाहा। लेकिन ब्रैड अब पूरी तरह सुधर चुका था, वह अब उस पैसे को नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने जॉर्डन और उसकी कंपनी से दूरी बना ली। दूसरी तरफ FBI जॉर्डन की कंपनी की सारी फाइलों की जांच करने लगी और उसके कंपनी की सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। यह जांच और पूछताछ लगातार 1 महीने तक चलती रही, लेकिन कोई भी FBI को जॉर्डन के खिलाफ कुछ भी नहीं बताता, इसलिए FBI जॉर्डन और उसकी कंपनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाती। अब जॉर्डन सोचने लगा कि पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाएगी। फिर एक दिन उसे खबर मिलती है कि नाओमी की आंटी, जिसके नाम पर उसने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था, अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर जॉर्डन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सारा ब्लैक मनी स्विस बैंक के उसी अकाउंट में रखा था। इसलिए वह फौरन स्विस बैंक फोन करता है और वहां से जवाब मिलता है, अगर तुम अपना पैसा वापस पाना चाहते हो तो कल के अंदर बैंक आ जाना। अब जॉर्डन समुद्री रास्ते से मोनाको की ओर अपनी यॉट से निकलता है, जहां से वह प्लेन से स्विट्जरलैंड जाएगा। लेकिन रात को समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है, जिसमें फंसकर उसकी यॉट डूबने लगती है। वे लोग तुरंत वायरलेस से मदद मांगते हैं और कुछ ही देर में इटालियन नेवी उन्हें बचाने आ जाती है। तब तक यॉट पूरी तरह से पलट चुकी होती है। इसके बाद स्विट्जरलैंड जाने के लिए जॉर्डन एक प्लेन बुलवाता है, लेकिन यॉट में बैठकर जॉर्डन देखता है कि उस प्लेन के इंजन में एक समुद्री पक्षी घुस जाता है, जिससे इंजन फट जाता है और प्लेन बीच समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में प्लेन का पायलट समेत 3 लोग मारे जाते हैं। यह देखकर जॉर्डन इसे भगवान का इशारा मानने लगता है। उसे लगता है भगवान नहीं चाहते कि वह उस स्विस बैंक तक पहुंचे, इसलिए वह स्विट्जरलैंड जाने का विचार छोड़ देता है और उस बैंक में जमा अपना सारा पैसा खो बैठता है। इस घटना के बाद अगले 2 सालों तक जॉर्डन सारे गैरकानूनी काम छोड़कर ईमानदारी से पैसा कमाने लगता है। फिर एक दिन FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि स्विस बैंक का वह कर्मचारी जिसने जॉर्डन के लिए अकाउंट खोला था, कुछ गैरकानूनी मामलों में गिरफ्तार हो गया था। और गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस को जॉर्डन और उसकी कंपनी की सारी सच्चाई बता दी। इसलिए अदालत में जॉर्डन पर सारे आरोप साबित हो जाते हैं। अब जमानत पर बाहर आने के लिए उसे $1 मिलियन देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास अब इतना पैसा नहीं था, क्योंकि उसका सारा पैसा स्विस बैंक में फंसा हुआ था। इसलिए अब पैसे जुटाने के लिए जॉर्डन ने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया। यह सब जानने के बाद उसका दोस्त डॉनी उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जमानत के लिए $1 मिलियन मैं दूंगा। यह सुनकर जॉर्डन राहत की सांस लेता है और डॉनी को गले लगा लेता है। अब FBI जॉर्डन के पैरों में GPS ट्रैकर पहनाकर उसे घर में नजरबंद कर देती है, और अगर वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता तो FBI उसकी लोकेशन तुरंत ट्रैक कर लेती। अब उसी रात जब जॉर्डन घर लौटता है, उसकी पत्नी नाओमी उससे कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। हमारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी, और मेरे वकील ने बताया है कि तुम्हें 20 साल की सजा हो सकती है, और जिस तरह तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकती। यह सुनकर जॉर्डन बहुत गुस्से में आ जाता है। वह नेओमी के ऊपर हाथ उठाता है और कहता है, तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकती। फिर ढेर सारी ड्रग्स लेकर नशा करने लगता है, और उसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से वह अपना होश खो बैठता है और गाड़ी पीछे की दीवार से टकरा जाती है। इस हादसे में उसका सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर नाओमी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, और जॉर्डन अपनी फैमिली को हमेशा के लिए खो देता है। अब अगले दिन FBI ऑफिसर जॉर्डन के शरीर पर एक वायरलेस माइक लगाते हैं, ताकि जब वह ऑफिस में अपने कर्मचारियों से बात करे तो पुलिस वह सारी बातचीत सुन सके और रिकॉर्ड कर सके। इस तरह पुलिस उसके दोस्तों और कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्डन अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था। इसलिए ऑफिस में जब वह डॉनी से बात करता है तो एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है, अपने बारे में कुछ मत कहना, मेरे शरीर पर वायर लगा है।
यह पढ़कर डॉनी सब समझ जाता है और जॉर्डन के सामने कोई भी गैर कानूनी बात नहीं करता। लेकिन अगली सुबह जॉर्डन देखता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर आ चुकी है। पुलिस के पास वही कागज था जो उसने डॉनी को दिखाया था। मतलब अब जॉर्डन की जिंदगी बचाने के लिए डॉनी पहले ही पुलिस से मिल चुका था और पुलिस को जॉर्डन और उसकी कंपनी के सारे राज बता चुका था। अब मजबूर होकर जॉर्डन को पुलिस के सामने अपने सारे दोस्तों और कंपनी की सच्चाई बतानी पड़ती है। इसके बाद पुलिस उसके ऑफिस पर छापा मारती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी कंपनी को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आखिरी वक्त में जॉर्डन ने पुलिस को बहुत सारा ब्लैक मनी बरामद करवाया और बहुत से लोगों की गिरफ्तारी में मदद की, इसलिए उसकी 20 साल की सजा कम होकर सिर्फ 3 साल कर दी जाती है। 3 साल की जेल के बाद अब जॉर्डन पूरी तरह बदल चुका था। जेल से निकलकर उसने सारे गैर कानूनी काम छोड़ दिए और अब वह एक सेल्स ट्रेनर बन गया और वह बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स और सेमिनार्स में जाकर लोगों को बिजनेस टेक्निक्स सिखाने लगा। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।